हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विद एपी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि हम सीडीपी के 600 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को साझा करेंगे, उसी क्रम में ये हमारा 8वां वीडियो है। दोस्तों, अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो को भी लास्ट तक देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो लर्न विद एपी के नाम से, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय बर्बाद करते हुए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनसीएफ कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों, ऑप्शन ए है विद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, ऑप्शन बी है ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ऑप्शन सी है राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ऑप्शन डी है परीक्षाओं में लचीलापन। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि सत्य नहीं है, विद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ 2005 का निर्माण प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया गया था। इस दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें 5 जो पॉइंट थे वो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1 है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पॉइंट नंबर 2 है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, पॉइंट नंबर 3 था पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों के चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाएं। पॉइंट नंबर 4 था परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। पॉइंट नंबर 5 था एक ऐसी अविभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन ए है शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों पर आकलन करना है, ऑप्शन बी है शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, पॉइंट नंबर सी है ऑप्शन सी है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है, ऑप्शन डी है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त उपहार देता है या पुरस्कार देता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता होती है कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, ताकि उनमें आलोचनात्मक ढंग से सोचने समझने की योग्यता विकसित हो सके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाता है, ऑप्शन ए है यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, ऑप्शन बी है यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, ऑप्शन सी है यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी है यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है वैयक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण क्रिया करने के फलस्वरूप शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, ऑप्शन ए है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन बी है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेह, ऑप्शन सी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन डी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा की दोस्तों कुछ विशेषताएं होती हैं,
जिसमें 5 पॉइंट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। पॉइंट नंबर 2 है बाल केंद्रित शिक्षा। पॉइंट नंबर 3 है समावेशी शिक्षा। पॉइंट नंबर 4 है सौहार्दपूर्ण सामाजिक अंतः प्रक्रिया। पॉइंट नंबर 5 है शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के ध्यान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। ऑप्शन सी है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। ऑप्शन डी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे यह विचार हो सकता है कि पहला तो उनमें सामाजिकता का विकास करना तथा दूसरा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। ऑप्शन ए है लिखित परीक्षण के आधार पर। ऑप्शन बी है मौखिक परीक्षण के आधार पर। ऑप्शन सी है लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर। ऑप्शन डी है प्रेक्षण के आधार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। जैसा कि NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। उनके व्यवहारों क्रियाकलापों आदि का प्रेक्षण करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य चर्चा का निर्माण करती है। ऑप्शन ए है SCERT। ऑप्शन बी है NCTE। ऑप्शन सी है NCERT। ऑप्शन डी है सीमेंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है SCERT। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य चर्चा का निर्माण SCERT जिसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहते हैं करता है, जबकि NCERT राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के लिए निर्देश एवं परामर्श देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है यदि आप बच्चों को सीखना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए यह इशारा करता है। ऑप्शन ए है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन सी है मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन डी है परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। जैसा कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए यह बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक के व्यवहार आवश्यकता रुचि मनोवृत्ति आदि महत्वपूर्ण होते हैं। यदि उनके व्यवहार में शिक्षण के माध्यम से परिवर्तन लाना है तो उनके व्यवहार का अध्ययन करना भी आवश्यक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है सृजनवाद में बच्चे। ऑप्शन ए है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है। ऑप्शन सी है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन डी है शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। इस प्रकार की शिक्षा में बालक के स्वतंत्र चिंतन के लिए उपयुक्त अधिगम परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से कार्य या चिंतन करके नवीन विचार या वस्तु का निर्माण करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है वह उच्च जाति से हो। ऑप्शन बी है उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। ऑप्शन सी है वह संप्रेषण में निपुण हो। ऑप्शन डी है वह कठोर हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। एक प्रभावी शिक्षण में
कुछ गुण होने चाहिए दोस्तों जो हम बताते हैं। वैसे एक प्रभावी शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, भाषा पर अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए, संप्रेषण कौशल में निपुणता, व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, धैर्यशील और सहनशील, उच्च आदर्शात्मक गुण, ये दोस्तों एक प्रभावी शिक्षक के लिए बहुत आवश्यक गुण होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ऑप्शन ए अभिभावक को, ऑप्शन बी शिक्षक को, ऑप्शन सी शिक्षार्थी को, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, शिक्षक को। जैसा कि स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक को कार्यवाहक माना है। शिक्षक के शिक्षण का प्रभाव छात्र पर पड़ता है, साथ ही साथ शिक्षक के विचारों, आदर्शों, व्यवहारों का भी छात्र पर प्रभाव पड़ता है। वह शिक्षण का संचालक होता है जिसका प्रभाव पूरे कक्षा कक्ष पर पड़ता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण के आधार पर उसके कितने चर होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो दोस्तों शिक्षण के आधार पर 3 चर होते हैं, एक शिक्षक, दूसरा छात्र एवं तीसरा पाठ्यक्रम, जो कि शिक्षक को स्वतंत्र चर, छात्र को आश्रित चर तथा पाठ्यक्रम को हस्तक्षेप चर की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, NCTE का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है नेशनल काउंसिल टू टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन बी है नेशनल क्यूरिकुलम टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑप्शन डी है नेशनल क्यूरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जो NCTE की फुल फॉर्म होती है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन होती है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का मूल उद्देश्य समूचे भारत में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना, अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का विनियमन तथा उन्हें समुचित रूप से बनाए रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति एवं पढ़े जाने वाली विषय वस्तु, ऑप्शन बी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी है मूल्यांकन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्चा शब्दावली विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों प्रकार के कार्यक्रम शामिल होते हैं, इसमें प्रतिदिन विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निचली कक्षाओं में शिक्षण का खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दोस्तों निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि निचली कक्षा के बालकों की आयु 6 से 12 वर्ष तक होती है। ऐसे बालकों में खेल के प्रति ज़्यादा रुचि होती है तथा मुश्किल से ही वे स्थिर बैठ पाते हैं, इसलिए निचली कक्षाओं में खेल विधि से शिक्षण कार्य करना ज़्यादा बेहतर होता है। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी ने यह वीडियो पूरी देखी होगी, और नहीं देखी है दोस्तों तो ज़रूर देखें, और दोस्तों पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और
धन्यवाद दोस्तों।